लोगों को करने के लिए देती हूँ, अपने हिसाब से नहीं करना है क्वेश्चन। अपने हिसाब से करोगे तो फिर कई कई टॉपिक जो भी मैंने नहीं करवाए हैं वो आप करने लगोगे तो वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जैसे अभिषेक ने शायद पूछा था कलर्ड आयन से रिलेटेड, वो भी मैंने नहीं करवाया बेटा, ठीक है। जिसने भी पूछा था तो वो आज करवाऊंगी, ठीक है। चलो ये तो हो गई बात। अब बात आती है, तुम्हारे ग्रुप में एक टेस्टिंग प्लानर आया होगा आज सुबह, ठीक है, और मैंने भी एक चीज भेजी थी आपको। तो अब होगा क्या मेरा बेटा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप 12th में हो, आपको अगले साल नीट देना है, तो आप लोग 11th तो खुद से पढ़ोगे नहीं। आप ये सोचोगे कि हम बिजी हैं, स्कूल है तो हम बाद में कर लेंगे, बट वो बाद कभी आएगा नहीं, सब मानते हैं ना। तो अभी से क्या होगा, आपके 11th के टेस्ट शुरू होने लग जाएंगे। जो जितने भी बच्चे बैठे हैं अब आपके भी रेगुलर टेस्ट होंगे। अभी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा सैटरडे में, सॉरी अरे कब होगा, संडे में, ठीक है। उसके बाद पी ब्लॉक का होगा और उसके बाद 4 अगस्त को तुम लोगों का एमटी होगा, मेजर टेस्ट, जिसमें तुमने चैप्टर्स देख लिए होंगे। केमिस्ट्री में 5 चैप्टर आ रहे हैं, पहले 5 11th के। मोल कॉन्सेप्ट, हाँ कीप गिविंग मी थम्स अप अगर आपने वो देख लिया है तो। मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग और आपका थर्मोडायनामिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऐसे तुम्हारे बायो में 10 चैप्टर होंगे और ऐसे तुम्हारे 6। अब आई नो बहुत ज्यादा है, आप सबको भी लग रहे होंगे बहुत ज्यादा है, ये क्या है ना। बट मैंने आपको उसमें बोला डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ, या हिमांशु सर या नवीन सर आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सारे के सारे चैप्टर करो। आप टारगेट सेट कर लो कि आप केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही चैप्टर करोगे, बट वो अच्छे से करोगे। क्योंकि दिल्ली और जो हिमाचल वाले यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो लास्ट ईयर भी अवंती से ही पढ़े थे, जहां तक मुझे लग रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे शिखा, मिसबा और यहाँ पे और कौन है, तनिष्क है क्या, तनिष्क है नहीं है ना, हाँ। तो आप लोगों को मैंने करवाया था। तो मतलब कहने का मेरा मोटा मोटा ये है कि आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और मोल कंसेप्ट पे पहले फोकस कीजिए। बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको पढ़ने के लिए तुम्हें बहुत टाइम जाएगा, है ना। तो आप लोग अपने टारगेट्स बना लो, 3-3 4-4 चैप्टर के टारगेट बना लो। अगर 4 के नहीं बनाने, 3 के बना लो केमिस्ट्री में। उसको आपको पहले करना है। मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर भी डाला था ना, तो उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में आप लोग उसको पढ़ेंगे, है ना। अब पढ़ना कैसे है, तो मैंने जो लिंक शेयर किया था वहां पे आप जाएंगे तो इवन जो रिसोर्स शीट है आप लोगों की, उसमें ही एक टैब बना दिया गया है केमिस्ट्री ग्रेड 11। तो उन चैप्टर्स को मैंने क्या किया है, 2-2 3-3 एक-एक दिन में निपटाया हुआ है। अगर वो चैप्टर आपको ऑलरेडी आते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है उसको, और वो डीपीपी अटेम्प्ट करनी है जो मैंने आज तुम्हें ग्रुप में भेजी है, ठीक है। तो पहली डीपीपी तुम्हारी आ रही है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। 2 दिन दिए मैंने तुम्हें। 2 दिन बोले तो आज तो नहीं किया होगा, आई नो दैट, क्योंकि आज पूरे दिन तुम बिजी थे, तो आज का दिन हटा दो। कल का दिन, फ्राइडे का दिन, फ्राइडे को बेटा मैं लीव पे रहूंगी तो क्लास मैं नहीं लूंगी, कौन लेंगे, पीयूष सर लेंगे आप लोगों की क्लास उस दिन के लिए, फ्राइडे के लिए। फ्राइडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। तो उस दिन सर क्लास ले लेंगे। उस दिन सर क्या आप मुझे बता दो, आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है उस दिन, या फिर उसका जो मैंने आज डीपीपी भेजा है किसका, पीरियोडिक का, वो सॉल्व कराना है। तो मैं सर को उसी के अकॉर्डिंग बोलूं कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करोगे या उस दिन वो करोगे। तो आप प्लीज जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोग उस दिन क्या करेंगे, फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि सर आगे तो नहीं कराएंगे, आगे मैं ही कराऊंगी आप लोगों को। तो जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, ताकि वो आपकी क्लास मिस ना हो जाए। जो ज्यादा बच्चे बोलेंगे फिर हम वही करेंगे फिर। मैम डीपीपी। इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस है फिर आपका, मतलब डीपीपी बोल रहे हो तो ठीक है, डन है, ठीक है। मैं सर को बोल दूंगी कि अच्छा पूरी डीपीपी, अरे क्या बात है, जिन्होंने कर ली बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो फिर मैं सर को बोलूंगी कि फ्राइडे को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के 27 क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने उसमें, है ना, इतने ही डाले हुए हैं शायद 27 to 30, वो आप लोगों को उस दिन करा दे। क्लियर है ना। इससे क्या होगा, आपका एक चैप्टर कवर भी हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर मैं डीएनएफ ब्लॉक से स्टार्ट करती हूँ। डीएनएफ ब्लॉक में फिर हम आगे बढ़ेंगे और
मैंने आपको पहले ही बोला था कि मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप करेंगे। देखो PYQs तो मैं आप लोगों को करा ही दे रही हूँ, है ना, उसकी कोई टेंशन आपको लेनी है नहीं। मैं ऑलमोस्ट हर चैप्टर के PYQs करवा दे रही हूँ आपको। आपको PYQs के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं मॉड्यूल में से DLF ग्रुप के, ठीक है, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि ये करने हैं, वही वही आपको करने हैं। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ। कुछ और प्रॉपर्टीज रह गई हैं बेटा जिसको आज डिस्कस कर लेते हैं, इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये बची हुई हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, कलर, कॉम्प्लेक्स, कैटलिस्ट, ये मैं नहीं कराऊंगी, ये मैं तुम्हें करवाऊंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, क्योंकि अभी तक वो चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ है, तो तुम लोगों को नहीं पता होगा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते क्या है, ठीक है मेरे बेटा। उसके अलावा जो है वो मैं बाकी आज की क्लास में क्या करा दूंगी, कवर करवा दूंगी, ठीक है। अरे ये क्या हो रहा है, एक मिनट। हाँ चलो, अब हम आगे चलते हैं। उससे पहले दो क्वेश्चन कर लो आप लोग, रिवीजन असेसमेंट जो कि मैं हमेशा करवाती हूँ। पहला क्वेश्चन ये था, मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था ये वाला क्वेश्चन। इसमें हैंड रेस कीजिए किसका हो गया था। इसमें मोर देन वन करेक्ट थे बेटा। बेटा अपना कान आंख नाक सब खोल के बैठना आज की क्लास में, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल ही है ये चैप्टर, ठीक है। क्या सिर्फ 5 बच्चों ने मेरा करवाया हुआ किया था बेटा? बहुत गलत बात है ये तो। मिसबा ने तो कल क्लास नहीं ली है ना, मिसबा कल नहीं ली मेरे तब। मैम ली थी, बीच में नेटवर्क इशू हुआ। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। मिसबा आप मुझे बताओ बेटा। मैम ऑप्शन 2 एंड 3। ऑप्शन 2 एंड 3। प्रियांशी तुमने मुझे मेरे ख्याल से जो भेजा था ना बेटा, तुमने ए लगाया हुआ था उसमें, ठीक है। तो वो पूछ रहा है क्रोमियम 6 ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डाइक्रोमेट क्या होता है बेटा? ये होता है। कल हम इसी की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। कल कल ना ना कल तो मेरी क्लास ही नहीं है तुम लोगों के साथ, तो मंडे को आएगी वो अपनी टर्म। सैटरडे को भी शायद देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने तुम्हें बताया था कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है हैवियर मेंबर्स की, यानी कि मोलिबेल्डियम और टंगस्टन की, वो ज्यादा स्टेबल है। और मोलिबेल्डियम और टंगस्टन की 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम से। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन था जो नहीं हुआ था, या डाउट वाले सॉल्विंग ग्रुप वाले में पूछ लिया था तुम लोगों ने? सारे डाउट्स क्लियर हो गए थे ना आप लोगों के, जो नहीं हुआ था? देखो जिन्होंने DPP नहीं की मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिन्होंने की थी मैं उनकी बात कर रही हूँ बेटा। यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार मेरे को। दिशा आप बताओ। मैम ऑप्शन डी। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि आपसे पूछा है वो एलिमेंट बताना जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये होगी। तो आपको पता है आयरन क्या होता है मेरा बेटा, 26 में होता है 4s2 3d6। तो +3 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालोगे और एक यहाँ से निकालोगे, तो ये क्या बन जाएगा, आर्गन तो पहले से ही था, है ना, उसको इग्नोर मत करना। 3d5, तो यस F इसका सही होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने हैंड रेज नहीं किया वो बड़ी ही गलत बात है बेटा। दिस इज, ये कौन सी क्लास का टॉपिक है? पहली क्लास का टॉपिक है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जाते हैं। याद करो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था, है ना? यस मैम। यस मैम। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस मान के बाकी सारे एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया है। तो बेटा जब आप मतलब जब एक्सपेरिमेंटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किया जाता है तो उसमें 3
मेजर पैरामीटर्स हैं जो रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हो एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसमें 3 मेजर पैरामीटर कौन कौन से होते हैं। एक तो आपका होता है सब्लिमेशन। क्या हो गया बेटा, वॉइस क्लियर नहीं है, मेरी नहीं है क्लियर, आ रही है क्या बाकी सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम आ रही है। यस मैम। तमन्ना बेटा नेटवर्क इश्यू है या तो तुम्हारी साइड से। एक तो सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, एक आपका आयनाइजेशन एनर्जी और एक आपका हाइड्रेशन एनर्जी। ये 3 फैक्टर बहुत रोल प्ले करते हैं जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हो। सब्लिमेशन एनर्जी किसके लिए चाहिए होती है, अगर आपको सॉलिड को गैसेस फेज में चेंज करना पड़ता है ना। आयनाइजेशन एनर्जी किस लिए चाहिए होता है, जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। हाइड्रेशन एनर्जी कब यूज होती है, जब आप एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहे होते हो, है ना। आप बोलते हो ना वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और मैंने क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को बताया कि मैंने एक ये भी बताया था कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। यस मैम। Yes, ma'am. मतलब Yes, ma'am. जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। और मैंने एक चीज ये भी बताई थी, आराम से पढ़ लो क्योंकि मेरे से थोड़ा बोला भी नहीं जा रहा, तो मैं धीरे धीरे ही बोलूंगी, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मेरा बेटा रिड्यूसिंग पावर के, Yes, ma'am. ठीक है। मतलब वो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। तो ये 2 मेजर बातें मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझाई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आपका मेटल, कौन सा मेटल मेरा बेटा, ट्रांजिशन मेटल, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में जाना चाहेगा या नहीं जाना चाहेगा, उसकी बात करेंगे। तो वो जाएगा या नहीं जाएगा वो हम किसके बेसिस पे चेक करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज के बेसिस पे चेक करेंगे। अगर तुम्हारा ई नोट पॉजिटिव आएगा, वैल्यू तुम्हें याद नहीं करनी है, तुम्हें सिर्फ समझना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर तुम्हारा वैल्यू पॉजिटिव आती है मेरा बेटा, तो इट मीन्स जो आपका मेटल +2 में है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, रिडक्शन अपना करवाना चाहता है, तभी वो जाएगा ना मेटल में। अगर मान लो उसकी ई नोट की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आ रही है या बहुत कम आ रही है, तो मतलब वो क्या है, नहीं जाना चाहेगा। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। यस मैम। फिर से बताऊं कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो मतलब वो रिडक्शन अपना कराना चाहेगा। बट अगर उसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, मतलब वो M+2 वाली स्टेट में रहना चाहेगा, मेटल में नहीं जाना चाहेगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, अब मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगी। जो आपकी एनसीईआरटी में जब तुम टेबल देखोगे ना, तो बहुत बड़ा टेबल बनाया होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो उसमें किसी में दिखा रखी होगी वैल्यू नेगेटिव है, किसी में दिखा रखी होगी पॉजिटिव है। तो हम जस्टिफिकेशन देंगे कि किसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू पॉजिटिव क्यों है और नेगेटिव क्यों है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। पहला पॉइंट आपको नहीं करना है, इसको बेशक हटा देना। सेकंड, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले बेटा ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है, याद है कल मैं आप लोगों को पॉइंट्स बनवा रही थी, बिल्कुल सेम यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स ही बनाने हैं, क्योंकि पॉइंट से आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो आपको सिंपल सिंपल चीजें लगेंगी, आपको लगेगा कि अरे ये तो मैम ने बता ही दिया। लेकिन आप एनसीईआरटी कब रीड करेंगे, जब पूरा चैप्टर हो जाएगा तब। ठीक है जी, चल। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, जब मेटल +2 से मेटल की बात कर रहे हैं, तो वो कह रहा है मैग्नीज और निकल और जिंक की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है एक्सपेक्टेड से। मतलब जितनी वैल्यू होनी चाहिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उससे ज्यादा नेगेटिव देखने को मिली है। किसकी वैल्यू, मैग्नीज की। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मैग्नीज में जाएगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव है, यही बोलना चाह रहा है वो, है ना। और ऐसे ही जब जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक में जाएगा, उसके केस में भी वैल्यू कैसी है मेरा बेटा, नेगेटिव है। और निकल भी क्या करेगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके निकल में कन्वर्ट होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या है मेरा बेटा, बोलो। नेगेटिव। नेगेटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। वो क्यों नेगेटिव है खुद ही समझ लो। यानी कि
मैग्नीज +2 मैग्नीज में नहीं जाना चाहेगा तभी उसकी वैल्यू नेगेटिव है। ऐसे जिंक +2 जिंक में नहीं जाना चाहेगा तभी उसकी वैल्यू नेगेटिव है। ऐसे निकल +2 निकल में नहीं जाना चाहेगा तभी उसकी वैल्यू क्या है मेरा बेटा, नेगेटिव है। क्लियर है ये वाली बात? Yes, ma'am. तो Mn+2 क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि मैम वो ऑलरेडी स्टेबल है Mn+2 में, D5 कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठा है ना। जिंक +2 क्यों नहीं जाना चाहेगा जिंक में? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, D10 में है मेरा बेटा। अब बात आती है निकल +2 में क्यों नहीं जाना चाहेगा? निकल +2 तो D8 है। मैंने कहा था ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मेजर 3 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो यहाँ पे ये देखा गया कि निकल +2 के केस में ज्यादा नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी है, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है निकल +2 जब वो एक्वस सॉल्यूशन में है, तो जिसकी वजह से निकल +2 ज्यादा स्टेबल है निकल से, इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग ई नोट की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? बोलो बोलो, नेगेटिव है। क्लियर हो गई ये वाली बात? Yes, ma'am. क्योंकि आपको पता है बेटा नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, अगर जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल घेरेंगे, आपको मैंने शायद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था, अगर पॉजिटिव चार्ज है, वाटर भी क्या है, पोलर है नेचर में, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, और वो एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहे हैं। अगर वाटर सोलवेंट, अगर तुम्हारा सोलवेंट वाटर है तो हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, अगर वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट होता है तो हम उसको सोल्वेशन एनर्जी बोलते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? ये वाला मत करना प्रेशर, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। चलो 2 पॉइंट आई होप क्लियर है, ऐसे धीरे धीरे सारे पॉइंट्स क्लियर कर देंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है? वो तीसरा पॉइंट ये कहता है कि 3D सीरीज में, 3D सीरीज कौन सी, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की, उसमें वो कह रहा है कि कॉपर एक लौता एक ऐसा मेटल है जिसकी ई नोट की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, पॉजिटिव है। यानी कि जब कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में जाना चाहेगा ना, तभी उसकी ई नोट की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, इसका रीजन एनसीईआरटी क्या देती है? इसका रीजन एनसीईआरटी ये देती है बेटा, क्योंकि मैंने कहा था 3 मेन फैक्टर होते हैं, एंथैल्पी ऑफ कौन सा, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपको पता है Cu2+2 के केस में अगर कॉपर +2 बनेगा तो ऑब्वियस ही बात है डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी वहां से क्या बोलते हैं, वहां पे हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूं बेटा कॉपर से कॉपर 2+, मतलब एनसीईआरटी कहती है कॉपर 2+ कॉपर में जाना चाहता है, बट कॉपर से कॉपर +2 में नहीं जाना चाहता। समझ रहे हो मैं क्या बोल गई? वो कह रहे हैं, एनसीईआरटी कह रही है कि कॉपर से कॉपर +2 में नहीं जाएगा, बट कॉपर 2+ से कॉपर में जाना चाहेगा। यही तो मतलब हुआ ना कि अगर ये पॉजिटिव है तो इसका उल्टा नेगेटिव ही होगा, मानते हो ना? यस मैम। तो वो कहता है कि कॉपर +2 में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि जब कॉपर +2 में जाएगा हमें आयनाइजेशन एनर्जी भी चाहिए होगी और सब्लिमेशन एनर्जी भी चाहिए होगी, तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा हमें रिक्वायर होती है। इतनी रिक्वायरमेंट होती है इसकी कि इतनी तो हाइड्रेशन एनर्जी उसको बैलेंस नहीं कर पाती है। मतलब जब कॉपर +2 निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है हाइड्रेशन एनर्जी भी होगी उसमें, तो वो हाइड्रेशन एनर्जी जितनी निकली है ना वो बैलेंस नहीं कर पाएगी इन दोनों एनर्जीज को। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है कि कॉपर +2 में नहीं जाना चाहेगा, कॉपर +2 कॉपर में जाना चाहेगा। ये बात क्लियर हुई सबको? मतलब हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट नहीं कर पाएगी सब्लिमेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी को, बात है सीधी सी ये। ठीक है, और इसी रीजन की वजह रिपीट कर दो इस पॉइंट को। आ रही, एक मिनट दोबारा बताऊंगी। इसी रीजन की वजह से जो आपका कॉपर है वो H2 गैस लिबरेट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, लिबरेट करने का क्या मतलब है? एक बात बताओ, एनसीईआरटी कहती है कि कॉपर +2 कॉपर में जाना चाहेगा। अगर मान लो तुम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो, लेट्स से HCl है, तो वो क्या करेगा, H+ लेगा। अगर उसको हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी H2 गैस निकलेगी, यस और नो? लेकिन यहाँ तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। जब कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये कैसे कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बोल रहा है कि
जो आपका कॉपर है वो H2 गैस लिबरेट नहीं कर पाएगा, यानी कि जब आप कॉपर की रिएक्शन बेटा HCl के साथ कराते हो तो वो नहीं हो पाएगी। क्लियर है ये बात? Yes. अब किसी बच्चे ने बोला मैम ये एक्सप्लेन कर दो, भी मैं करती हूँ, बस मुझे 1 मिनट दे दो बेटा, ठीक है। वो ये बोल रहा है मेरा बेटा कि वो कह रहा है, एनसीईआरटी कहती है कि कॉपर 2+ कॉपर में जाना चाहता है, तभी उसका ए नोट पॉजिटिव आया एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कॉपर कॉपर +2 में नहीं जाना चाहेगा, यही तो मतलब हुआ ना। वो इसलिए नहीं जाना चाहेगा बेटा, जो हमें कॉपर से कॉपर +2 में जाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी चाहिए होती है ना, जो सप्लाई करना पड़ती है, वो बहुत ज्यादा होती है एनर्जी, मतलब वो इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो कंपनसेट नहीं हो पाती है हाइड्रेशन एनर्जी से, ठीक है। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी इतनी रिलीज नहीं होती है जितनी हमें इन दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो जब ये दोनों हमें इतनी ज्यादा चाहिए तो क्यों जाएगा वो Cu2+ में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है मेरा बेटा। चलो आगे चलते हैं। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? जल्दी बता दो मेरे को, फिर मैं आगे चलूं। Yes, sir. Yes, ma'am. वेरी गुड, गुड वन। उसके बाद हम आगे आते हैं, अब है नेक्स्ट M+3 to M2+, M3+ to M2+, यानी कि अब हमें ये देखना है कि कौन सा मेटल +3 से +2 में जाना चाहेगा, कौन सा जाना चाहेगा जिसका ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। चलो आ जाओ। पहला पॉइंट क्या कहता है, ये सब फिर बोल रही हूँ एनसीईआरटी की लाइंस है। अ वेरी लो वैल्यू ऑफ, लो वैल्यू का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा, ई नोट क्या होगा, यही होगा ना। लो वैल्यू मतलब या तो वो नेगेटिव होगी वैल्यू या पॉजिटिव में भी बहुत कम होगी, यही मतलब हुआ इसका। Yes, ma'am. तो वो कह रहा है कि स्कैंडियम +3 जो है, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्कैंडियम +2 में जाता है तो उसका ई नोट नेगेटिव आता है। इट मीन स्कैंडियम +3 स्कैंडियम +2 में, बोलो, नहीं जाना चाहिए। तो बोलो ना सारे बच्चे, नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि मैम स्कैंडियम +3 क्या है, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, Yes. D0 है, और मैंने कहा था D0 वाला स्टेबल है, सबसे ज्यादा D10 फिर D5 और फिर D3। क्लियर होगी ये बात? उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जो जिंक की वैल्यू है वो ज्यादा है, मतलब जो जिंक +3 है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक +2 में जाना चाहता है। आई थिंक बहुत बच्चों का नेटवर्क इश्यू हो रहा है आज, Yes, ma'am. सुबह की क्लासेस ले रहे हो ना आप लोग, इसलिए कोई बात नहीं, अगर नेटवर्क इश्यू हो रहा है कोई बात नहीं, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, अपने आप को इतना परेशान मत करना, ठीक है मेरा बेटा। और क्लास लेने के बाद आराम से डिनर करने के बाद प्लीज सो जाना, क्योंकि आप लोगों को सैल्यूट है कि आप लोग सुबह से क्लासेस अटेंड कर रहे हो। आप लोगों की आज छुट्टी थी क्या स्कूल की? Yes, ma'am. छुट्टी थी। Yes, ma'am. ठीक है, तो आज अपना सो जाना, आज कुछ मत करना। हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ कह रहा था? मैम हॉलीडेज पड़ी हुई है तो फिर छुट्टी नहीं है हमें। क्या हुआ तमन्ना? मैम हमें तो छुट्टियां पड़ी हुई हैं स्कूल में ना। अच्छा, हाँ आप एक्सपी से हो? मतलब वो कह रहा है कि जब जिंक +3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक +2 में जाएगा तो उसकी वैल्यू कैसी है बेटा, हाई है। हाई क्यों है बोलो? क्योंकि जिंक +2 के D10 में तो वो जाना चाहेगा, इसीलिए उसकी नोट की वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन यही काम आप उल्टा कराओगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हो गया ये वाली क्लियर? सेकंड पॉइंट हो गया। यस मैम। चलो थर्ड पॉइंट पे आओ मेरा बेटा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कंपैरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ Mn3+ टू Mn2+, मतलब हाई वैल्यू का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा, कि Mn3+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 में जाना चाहता है ना। और क्यों जाना चाहता है? क्योंकि Mn+2 क्या है, D5 है। ये देखो एनसीईआरटी लिख रही है सारी बातें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट पे आओ। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, लो वैल्यू ऑफ Fe3+ टू Fe2+। देखो लो वैल्यू का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा,
या तो ई नोट की वैल्यू नेगेटिव होगी या वैल्यू कम होगी, यही मतलब हुआ ना। क्यों कम हो रही है? क्योंकि Fe3+ ऑलरेडी D5 में है, तो वो ज्यादा इच्छा नहीं रखता, उसका ज्यादा मन नहीं है Fe2+ में जाने का, इसलिए ये वैल्यू क्या है, थोड़ी सी लो है। आप कितनी है आपको याद नहीं रखना, सुन लो ध्यान से, कितनी है आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना, सिर्फ समझो कि मैं बोल क्या रही हूँ, मैं जस्टिफिकेशन क्या दे रही हूँ कि लो वैल्यू है तो क्यों होगी, हाई वैल्यू है तो क्यों होगी। ठीक है, ये आपको नहीं करना। क्लियर है? अब आओ 5वें पॉइंट पे। 5th पॉइंट ये कहता है, इसको चेंज कर लेना बेटा, ये ना एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, सारे बच्चे एनसीईआरटी में ठीक कर लेंगे, यहाँ पे लो की जगह हाई वैल्यू लिख लेना आप लोग। ठीक है, हाई वैल्यू ऑफ वेनेडियम इज एन अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ वेनेडियम 2+, यानी कि वेनेडियम +3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बेटा किस में जाना चाहेगा, वेनेडियम 2+ में। क्यों जाना चाहेगा? ये D2 है, ये D3 है। मैं देखो अभी इसको नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ाऊंगी। अगर किसी ने स्कूल में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया तो उन्होंने सब पढ़ा होगा कि डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है T2G में और EG में, अगर किसी ने पढ़ा है तो, जिसमें T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं ऐसे, तो ये हाफ फील्ड होता है जो कि स्टेबल होता है, इसलिए वेनेडियम 3+ वेनेडियम 2+ में जाना चाहता है। बट मैं ये मान के चल रही हूँ आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो मैं इसको डिस्कस करूंगी कहाँ पे, बोलो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मिसबा आवाज आ रही है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। सलमा आवाज आ रही है? ठीक है। पलक प्रियांशी, हाँ वरुण बोल बेटा। मैम आपने 5th पॉइंट में मैम जहाँ पर हाई लिखा है मैम एनसीईआरटी में मैम लो लिखा है वहाँ पर। मैंने अभी क्या बोला कि एनसीईआरटी में गलत लिखा हुआ है, ठीक कर लो उसको। ठीक है, एनसीईआरटी में लो लिखा हुआ है, आप सभी हाई कर लीजिए उसको। ठीक है, चलो। और अभी एनसीईआरटी खोल के मत बैठना, मतलब मैं कभी भी बच्चों को आपको सजेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों को कि एनसीईआरटी अगर ओपन करनी है तो क्लास के बाद आप रीड कर सकते हो। ठीक है, चलो बेटा ये देखो, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जस्ट मैं हाईलाइट करूंगी इसको। यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग ए पॉजिटिव ई नोट अकाउंट फॉर इट्स इनेबिलिटी टू लिबरेट H2 फ्रॉम एसिड्स, only oxidizing agent नाइट्रिक एंड hot concentrated sulfuric acid react with copper। मतलब कॉपर के साथ कौन रिएक्ट करेगा? HCl नहीं रिएक्ट करता है, सिर्फ HNO3 और hot concentrated sulfuric acid जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड उसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एसिड क्या हो जाएंगे? रिड्यूस, क्योंकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और खुद को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोल रहा है वो, द हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर टू कॉपर प्लस इज नॉट बैलेंस बाय हाइड्रेशन एनर्जी। बताओ जल्दी से, क्या ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है क्या? यस मैम। ठीक है, अब जो एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है बेटा, तुम इससे भी देख सकते हो कि ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ब्लू वाली है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। ये क्या है? कैलकुलेटेड वैल्यूज, जो थ्योरेटिकल वैल्यूज हैं। तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं और जो ऑब्जर्व मतलब जो कैलकुलेट की गई हैं उनमें डिफरेंस है कुछ कुछ में, जैसे कोबाल्ट में, निकल में। देख रहे हो, जो निकल में कैलकुलेट की गई है, आनी तो इतनी चाहिए थी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू इतनी है बट आ इतनी रही है निकालने पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन आपको क्या दिखाना है, मेरे को मेन ये दिखाना है बेटा कि जो कॉपर है ना, कॉपर एक इकलौता ऐसा मेटल है, आप देख पा रहे हैं पूरी 3D सीरीज में, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर है? और ये नीट का तुम्हारा क्वेश्चन है, वो आपसे पूछेगा बताओ भाई इसमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जिसका ई नोट सेल क्या है? पॉजिटिव। मतलब ना इसके इतने क्वेश्चन है ना, इसके तुम्हें 1000 क्वेश्चन भी दे दूं ना तब भी कम मिलेंगे, कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ठीक है, तो 1000 तो ऑब्वियस सी बात है नहीं करोगे आप लोग, बट हाँ यस 300-400 तो आराम से कर लोगे आप लोग, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर में ना ज्यादा क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया, मॉड्यूल में आप सिर्फ जेई एडवांस के क्वेश्चन छोड़ देंगे, बाकी आप सारे लगाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा अभी तो क्लासेस में मैं देती हूँ क्वेश्चन और भी दूंगी। ठीक है, तो वो धीरे धीरे होते जाएंगे कवर अप। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं इसको दोबारा नहीं बताऊंगी।
ये भी मैं देखो एक बार पढ़ लो, मैंने वैसे बता दिया इसको, एक बार पढ़ लो, मैं जान तभी यहाँ पे स्लिपिंग लगा के आई हूँ। ठीक है, एक बार पढ़ लो इसको। हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें लिखने हैं, हालांकि वो एनसीईआरटी में ही लिखे हुए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे स्लिपिंग नहीं लगाई है, वो आप लिख लीजिए। जो क्रोमियम +2 और जो टाइटेनियम +2 होता है बेटा, ये पहले बता रही हूँ, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये नीट का प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है कि क्रोमियम +2 और टाइटेनियम +2 क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। बच्चों जिनका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, डोंट वरी बेटा, आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना, इतना परेशान मत हो, है ना, आराम से रेस्ट कर लो। सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि जो वेनेडियम +3 और मैग्नीज +3 और जो कोबाल्ट +3 होता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जल्दी से एक बार ये लिख लो, फिर मैं इसको समझा देती हूँ। अपने को ये चैप्टर, मैम लिख। हाँ, अपने को ये चैप्टर थोड़े अच्छे लेवल पे लेके जाना है, ठीक है, मतलब अपने को इस चैप्टर को नीट लेवल से भी ऊपर लेके जाना है, समझ रहे हो ना, एटलीस्ट जेई मेंस के तक के लेवल पे इसको लेके जाएंगे चैप्टर को, इसलिए हम जेई मेंस के भी इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। बट वही है, जितना देखो क्लास में मैं ट्राई करती हूँ कि हर क्लास में मैं 10 क्वेश्चन तो आपको कराऊं, मेरा ये कोशिश रहती है, बट वो बहुत बार नहीं हो पाता है, मतलब 7 या 8 ही हो पाते हैं ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, तो इसीलिए आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है बेटा। ठीक है, तो बेटा ये बोल रहा है एनसीईआरटी की क्रोमियम 2+ और टाइटेनियम 2+ क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को रिड्यूस करेंगे और खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, मतलब क्रोमियम +3 में जाना चाहेगा और टाइटेनियम इसमें जाना चाहेगा +3 और +4 में। याद करो मैंने कल बताया था ना, टाइटेनियम 4 ज्यादा स्टेबल है +3 और +2 से, तो ऑब्वियस सी बात है टाइटेनियम +2 ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। क्रोमियम +2 क्यों होना चाहेगा, क्योंकि बेटा क्रोमियम +3 D3 में ज्यादा स्टेबल है, जो कि मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हें पढ़ा दूंगी। ऐसे ही ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, वेनेडियम +2 में वही अभी मैं पीछे बता के आई हूँ ना कि मैं उसमें बताऊंगी, ये देखो एनसीईआरटी भी यही लिखती है, यहाँ पे बेटा हाई कर लेना, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ एनसीईआरटी में, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, यूनिट 9 लिखा हुआ है, एनसीईआरटी भी कहती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बताएंगे हम T2G लेवल क्या होता है। Mn3+ Mn2+ में जाना चाहेगा क्योंकि D5 होता है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे बेटा जो कोबाल्ट +3 है वो कोबाल्ट +2 में जाना चाहता है, मतलब क्योंकि इसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कोबाल्ट की, वो +3 और +2 दोनों होती है, तो +3 से वो +2 में भी बहुत आराम से चला जाएगा। क्लियर हो गई ये वाली बातें बेटा? यस मैम। चल, उसके बाद और क्या बोलती है एनसीईआरटी, हाईलाइट करते हैं, देखो आज बहुत ज्यादा पढ़ाना है भाई, बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा मेरे को। देखो एनसीईआरटी ये बोलती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर अचीव्ड इन टाइटेनियम X4 टेट्राहेलाइड्स BF5 एंड CrF6, मतलब ये मैंने शायद कल भी बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो, मैं ये बोल रही हूँ, वो बोल रहे हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो टाइटेनियम में होगी वो मैक्सिमम +4 ही होगी, कल बता दिया था मैंने, ठीक है। और वेनेडियम में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5 में, वो भी फ्लोरीन के साथ, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्रोमियम में देखो मैक्सिमम +6 में जा रहा है। फिर वो कहते हैं कि लेकिन जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है मैग्नीज की, क्योंकि आपको पता है मैग्नीज जो है मैक्सिमम +7 तक जा सकता है, लेकिन वो +7 फ्लोरीन के साथ नहीं दिखाएगा, फ्लोरीन के साथ तो मैक्सिमम +4 ही दिखा सकता है, लेकिन हाँ अगर वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना रहा है, लाइक MnO3F बना रहा है या Mn2O7 टाइप के कंपाउंड्स बना रहा है, तो हाँ उसमें वो +7 दिखा सकता है। ये बातें क्लियर हो रही हैं? यस मैम। ठीक। फिर वो बोलता है कि जैसे जैसे आप मैग्नीज से दूर जाते जाओगे, याद है मैंने कहा था पेयरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इतना ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, तो आप देख पा रहे हो सिर्फ आयरन ऐसा है जो +3 में मिल रहा है आपको, कोबाल्ट ऐसा, और बाकी देखो निकल कॉपर ये है ही नहीं 3 में, है ना। तो निकल की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, कॉपर की +1 +2 होती है, जिंक की +2 होती है, तभी आपको यही वाले कंपाउंड्स देखने को मिल रहे हैं।
हाँ जी, ठीक है, जिसने कल अटेंड की थी क्लास वो समझ पा रहे होंगे कि मैं बोल क्या रही हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा मतलब ऐसा मुंह बना मतलब Yes, ऐसा ma'am. आपको, हाँ मैम पढ़ाया था आपने ऐसा, ठीक है। हाँ, अगर थके हुए हो वो अलग बात है। फिर वो बोलता है क्या, द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू इधर हायर लैटिस एनर्जी। मतलब वो कह रहा है कि COF3 का जो कंपाउंड है वो इसलिए ज्यादा स्टेबल है कि लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। लैटिस एनर्जी क्या होती है मेरा बेटा, कि आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 1 मोल ऑफ कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, लैटिस को तोड़ने के लिए, वो लैटिस एनर्जी होती है। और आपको ये भी पता, अगर थोड़ा सा याद हो तो मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था कि लैटिस एनर्जी डिपेंड करती है चार्ज बाय साइज पे। जिसका चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो वही वो बोल रहा है, सिर्फ आपको ध्यान रखनी है ये बात। फिर वो बोल रहा है VF5, इधर देखो मेरा बेटा, VF5 और CRF6 के बीच में उसने क्या बोला, ये क्यों स्टेबल है, उसने रीजन दे दिया कि इसमें हाई बोन एंथैल्पी है। हाई बोन एंथैल्पी मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ब्रेक करने के लिए, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड है। वाई कोवेलेंट, याद करो फजान्स रूल क्या कहता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा, तो इसलिए इनको कोवेलेंट कंपाउंड की कैटेगरी में रख दिया। क्लियर है? इसके नीचे वाले आपको नहीं करना, ये हटा दो, ये आपको नहीं करना। मैम रिपीट करना। क्या रिपीट करूं बेटा? मैम ये द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन, कौन सी वाली? द एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज वाइल्ड लाइफ। कहाँ थे अभी तक? क्लास में थे या नहीं थे? मैम था। अच्छा, हाँ ठीक है, बता देते। ये कह रही हूँ बेटा कि COF3 इसलिए ज्यादा स्टेबल, देखो हर चीज के पीछे रीजन नहीं है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, कुछ चीजें मैं आपको बोलूंगी याद करनी है तो मतलब करनी है। तो COF3 का कंपाउंड इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ज्यादा लैटिस एनर्जी है उस केस में, और VF5 एंड CRF6 के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उन्होंने बोला है हायर बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी, आपको कितना एनर्जी देना पड़ेगा उस कंपाउंड को, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो उन्होंने बोला इन केस में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है और COF3 के केस में लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी नहीं पढ़े तो पढ़ना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में जाके, ठीक है मेरा बेटा? तो आपको ये याद रखना है। मैं फिर बोल रही हूँ, DNF ब्लॉक में बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी। NCERT उसका रीजन नहीं देती है, हम लोग खोज खोज के रीजन निकाल रहे हैं उनका, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखती है NCERT, यहाँ से देखो NCERT लिखती है ऑल कॉपर 2 हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट द आयोडीन। बस वो ये लिख के चली जाती है, हमें कुछ नहीं बताती इसका मतलब क्या है। वो बोल रहे हैं कि CuF2 एग्जिस्ट करता है बेटा, CuCl2 करता है, CuBr2 करता है, लेकिन CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे देखो कॉपर +2 में है, ये भी +2 में है, ये भी +2 में है, तो ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बेटा जब कॉपर +2, ध्यान से सुन लो, जैसे ही कॉपर +2 HI के साथ रिएक्ट करता है, HI बोले तो I नेगेटिव ले लो उसका, H+I नेगेटिव, तो I नेगेटिव क्या होता है बेटा, खुद को ऑक्सीडाइज करके I2 में चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, HI काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कॉपर जो +2 है उसको किस में रिड्यूस कर देता है, कॉपर +1 में। आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख सकते हैं, ये +1 होगा। क्लियर है? तो अब ये Cu2I2 बना रहा है, CuI2 ये नहीं बना, ठीक है। बाकी सारे हैलाइड्स नोन होते हैं कॉपर +2 में, बट CuI2 हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? रीजन ये रहा, ठीक है, क्योंकि वो I नेगेटिव के साथ, I नेगेटिव नहीं बोलूंगी मैं इसको, HI के साथ बोलूंगी, इन्होंने इसका काउंटर आयन लिया हुआ है। जैसे ही वो रिएक्ट करेगा वो किस में चेंज हो जाएगा, Cu2I2 में चेंज हो जाएगा और I। ठीक बात है क्या? यस मैम। बेटा क्या करें, थ्योरेटिकल चैप्टर है, पढ़ना पड़ेगा, वी हैव नो ऑप्शन, ठीक है। इसीलिए जहां जहां मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है
उसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि कुछ कॉपर 1 के कंपाउंड्स जो हैं अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये वाली रिएक्शन मैंने आपको उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताई थी। कॉपर +1 है, देखो +2 में भी जा रहा है वो और कॉपर में भी जा रहा है, मतलब सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन का एग्जांपल है मेरा बेटा? डिसप्रोपोर्शनेशन का, ठीक है। एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी ये कहती है कि अगर वो कह रहा है कि जो स्टेबिलिटी जो है Cu2+ की वो ज्यादा है, वो किससे है? Cu+ से, यानी कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कॉपर +2 ज्यादा स्टेबल है कॉपर प्लस से। क्यों ज्यादा स्टेबल है? इसको हाईलाइट करो। ड्यू टू द मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कॉपर 2+ देन कॉपर प्लस। ऑब्वियस ही बात है ना, जिसपे चार्ज ज्यादा होगा उस केस में हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज बाय साइज पे। अगर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो यानी कि मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी होती है कॉपर 2+ की, जिसकी वजह से कॉपर 2+ ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर प्लस से, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है? ये देखो यहाँ पे ना बात पलट दी उसने, विच मोर देन द कंपनसेट फॉर द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब वो कह रहा है, ध्यान से सुन लेना, वो कह रहा है कॉपर 2+ की इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो जाती है कि जितनी हमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है ना, उसको भी वो कंपनसेट कर देती है। और यहाँ पे देखो उसने क्या बोला था, कहाँ गया? ये देखो, the high energy to transform copper to copper plus is not balanced by its hydration energy। पलट दी ना एनसीईआरटी ने बात। तो एनसीईआरटी में ये दो बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मैम हमें क्या करना है? तुम्हें ये याद रखना है कि कॉपर +2 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू मच मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है जी। यस मैम। बोलो बोलो, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है सो गए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी को इसलिए तो बोला मैंने 3-4 बार रीड करना पड़ेगा बेटा। यस मैम। एक बार तो मैं करा रही हूँ, मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि जब आप एनसीईआरटी में जाओ तो ऐसे ना लगे मैम चक्कर आ रहे हैं क्या लिखा होगा, ठीक है। चलो आओ आगे आते हैं। तो इसीलिए पढ़ना चालू कर दो, पढ़ने को तो बहुत कुछ है। चलो आ जाओ। उसके बाद क्या बोलता है? द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मैंने कल बता दिया था ना कि ऑक्सीजन के साथ जो है ज्यादा, हाँ, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये देखो ये क्या लिख रहा है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन द ऑक्साइड कोइंसाइड विद द ग्रुप नंबर एंड इज अटेन्ड इन स्कैंडियम टू मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक बात है ना कि जब आप स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी इंक्रीज होती है, बट आप मैग्नीज के बाद जाते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? डिक्रीज होती है। ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद आपको ये बीच वाला नहीं पढ़ना, ये आ जाओ सीधा। ये क्या बोल रहा है? एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हाई ऑक्सीडेशन स्टेट देन फ्लोरीन, thus the highest manganese fluoride is MnF4 whereas the highest oxide is Mn2O7। the ability of oxygen to form multiple bond to metal explain its superiority। ये कल बता दिया था, दोबारा नहीं रिपीट करूंगी, मैं कल बता चुकी हूँ, कल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जिसको याद नहीं आ रहा वो फिर आप लोगों की गलती है कि क्यों याद नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन की क्या टेंडेंसी होती है बेटा? मल्टीपल बॉन्ड बनाने की होती है, जबकि फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है। इसीलिए जब मैग्नीज के कंपाउंड आप ऑक्सीजन के साथ बना रहे हो तो वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है। कल मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था आपको, याद आ रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। अब इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो Mn+7 में, क्योंकि ये पेपर में आएगा, बताओ भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है Mn2O7 के बारे में, पेपर में आएगा ये। फिर वो पूछेगा क्या Mn+7 में है? हाँ जी जी +7 में है। क्या Mn का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है क्या? यस मैम टेट्राहेड्रल है ना, इसकी भी टेट्राहेड्रल है। क्या Mn2O7 में MnO-Mn बॉन्ड है क्या? यस मैम है, MnO-Mn ब्रिज है, ठीक है, इसको ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं इसको।
हो जाएगा। बस ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और ये कोवेलेंट है, ध्यान रखना, कोवेलेंट है। क्यों? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो कोवेलेंट होगा, करेक्टर उसमें ज्यादा होगा। ये आपको नहीं करना है, लास्ट वाली लाइन आपको नहीं करनी है मेरे बेटे। चलूं आगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ये क्वेश्चन करो फिर। चलो तो आपने बोला ना मैम आगे, चलो ये क्वेश्चन करो फिर। वरुण क्या सोच रहा बेटा? मैम इसे पता ही नहीं चला। हैं? क्या कह रहे हो? मैम पता ही नहीं चल रहा मैम। पता नहीं चल रहा, इसका मतलब मैम स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। नहीं दिख रही, रीजॉइन करो। किसको नहीं दिख रही वैसे? सलम बेटा एक बार रीजॉइन करो, नेटवर्क इशू हो रहा है भाई तुम लोगों की साइड से आज बहुत। नहीं मैम, मेरा नहीं हो रहा नेटवर्क इशू। मैं ऐसा बोल रही हूँ कि भाई एक बार क्वेश्चन समझाओगे इसमें करना क्या है? अच्छा करना क्या है ये पूछ रहे हो क्या? अच्छा कोई बात नहीं, पहले आप लोग पढ़ो, जिसको समझ में आ रहा है वो मुझे बताओ, वो क्या कह रहा है। पलक आप बताओगी? बेटा माइक म्यूट करना सलम। हाँ मैम एक्सप्लेन करना या आंसर बताना है? आंसर एक्सप्लेन भी कर दो। मैम इसमें पूछा गया है कि कौन सा हैलोजन है जो ये नीचे रिएक्शन के लिए पॉसिबल है। वेरी गुड। कौन सा मैम है? तो ऑप्शन बी ओनली आयोडीन। अभी तो बताया मैंने ये आप लोगों को। विच हेलोजन इज नोन टू द कॉज ऑफ इज नोन टू कॉज द रिएक्शन। अब देखो सेम एनसीईआरटी की लैंग्वेज तो नहीं उठ के आएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका भी तो अपना चेंज करेगा। तो बताओ ये कौन सा हेलोजन करवा रहा है? मैंने बताया तो सही कि Cu2I2 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बस, तो ओनली आयोडीन होगा। ये वाला क्वेश्चन करो। सलम हो गया बेटा क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। वरुण हो गया क्लियर? ध्यान से सुन बेटा वरुण, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान गया ना कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके मैम। ये वाला कीजिए, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। करो, मैं देखना चाहती हूँ कौन पकड़ता है उस ट्विस्ट को। सलम आप बताओ बेटा। मैम ऑप्शन डी। ओके एक्सप्लेन कर दे मेरा बेटा। सलम एक्सप्लेन करना एक बार। मैम कॉपर +2 है, वो वाटर में स्टेबल है Cu पॉजिटिव, मतलब Cu पॉजिटिव की जैसे, मतलब Cu पॉजिटिव से। और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है उसमें Cu2 पॉजिटिव जो है वो लेस देन है Cu पॉजिटिव से। ठीक लिखा हुआ है, लेस देन ही है क्या? बताओ सारे हैं। वरुण आप मैम मोर देन। मैम सेकंड। मैम फॉल्स है सेकंड। ओके देखो आंसर तो पता ठीक यही है। अब ध्यान से सुनो इसमें ट्विस्ट क्या है। एनसीईआरटी पे आए एक बार, देखना एनसीईआरटी क्या कहती है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2+ इज ग्रेटर देन इतना,
किस वजह से स्टेबिलिटी है बेटा? ड्यू टू मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है तमन्ना, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, मोर नेगेटिव है, इसमें क्या बोल रहा है वो? इज मच लेस। इधर आओ, ये 2 नंबर है। आपसे कोई पूछे मोर नेगेटिव कौन है तो आप यही बोलोगे। बट Yes, अगर आपसे कोई पूछेगा इसमें से छोटा कौन है तो आप यही बोलोगे। Yes, ma'am. तो ये बात ठीक हो रहा है ना? इज मच लेस देन ही तो है। अगर वो बोलता ना लेस नेगेटिव तो ये गलत हो जाता। समझे इस बात को? अब उसने लेस नेगेटिव नहीं बोला, उसने बोला सिर्फ लेस देन। हाँ ठीक तो है, लेस कम ही तो होती है। अगर हम मैथ्स के अकॉर्डिंग चले तो जो ज्यादा नेगेटिव होता है वो छोटा होता है ना। एनसीईआरटी क्या लिखती है? वो लिख रही है मोर नेगेटिव। या बोलो आप मोर नेगेटिव या आप बोलो लेस, एक ही बात है। क्लियर हुई बात? तो यानी कि ये बिल्कुल ठीक है एंड ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, चलो उसके बाद आते हैं आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे लिखो नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये 5 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से और आगे भी आएगा। परंपरा है, बदलेगी नहीं। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में आपको पता है, मैंने शायद बताया भी था, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, है ना? पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें एक एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। पढ़ा है ये आप लोगों ने कहीं पे? Yes, ma'am. एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं डायमैग्नेटिक की तो इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, ये मैं क्या करता है, ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आप लोगों को पता होने चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको ट्रांजिशन मेटल आयंस दिए जाएंगे, आपको ये बताना है कि वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। ठीक है मेरा बेटा? और आपसे पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लो। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा? उसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, पेपर में आया हुआ है। एन क्या है बेटा? यहाँ पे एन है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड। Unpaired. मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक करेक्टर होगा और उतना ही ज्यादा डाइपोल मूवमेंट कह रही, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। इसकी यूनिट क्या होती है? बीएम। बीएम क्या होता है? बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। ठीक है, पहली चीज फॉर्मूला ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए। आई होप आते होंगे, अपन ने कर लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इधर देखो, स्कैंडियम +3 में क्या है? D0 है, मतलब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 है, अंडा। टाइटेनियम +3 में D में 1 है, तो मतलब एक अनपेयर्ड है, देख रहे हो? टाइटेनियम 2+ में 2 है, वेनेडियम 2+ में 3 है, मैग्नीज तक जाओ 5 है। Fe2+ में D में 6 है, तो क्या उसमें क्या लिखोगे? 6 अनपेयर्ड लिखोगे क्या? नो मैम, क्योंकि 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 6th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। तो कितने बचे? 4। 4. तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद D7 में 3 इलेक्ट्रॉन है, D8 में 2 है, D9 में 1 और D10 में 0। निकालने आगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलो अब आपको क्या करना है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो 1 है तो n की वैल्यू 1 पुट करके निकालोगे। क्या तुम्हारे पास पेपर में इतना टाइम होगा क्या कि वैल्यू निकालने बैठोगे? आपको मैं ट्रिक बताती हूँ इसकी। ट्रिक क्या है? यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे लिखो मैग्नेटिक मूवमेंट। अगर तुम्हारा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेरा बेटा, तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा अप्रोक्सीमेट 1.8 के आसपास। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आएगा 2.8 के आसपास। 3 है तो आएगा 3.8 के आसपास। 4 है तो कितना आएगा? 4.8 बोहर मैग्नेट्रॉन के आसपास। और अगर 5 है तो कितना आएगा? 5.8 के आसपास। 6 तो होंगे ही नहीं। अब आ जाओ इसमें, देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1.73 एग्जैक्ट है, हमें एग्जैक्ट करना ही नहीं है याद, हम 1.8 के आसपास इसको ध्यान रख लेंगे। देखो 2 अनपेयर्ड है तो 2.8 के आसपास, 3 है तो इतना, 4 है तो देखो 5 है, कर सकते हो इसको। तो
आपको अगर ये ट्रिक पता है, आपको बार बार इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने की जरूरत नहीं है। अरे भाई क्यों रख रहे हो, इतना टाइम थोड़ी ना पेपर में, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालोगे फिर उसका अंडर उधर रूट निकालोगे, इतना टाइम है क्या पेपर में? नहीं है। ठीक है, ये है कैलकुलेटेड वैल्यूज जो हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं, और ये है ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो कि एक्सपेरिमेंटली देखने को मिली गई। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर है उनके लिए वैल्यूज कुछ ज्यादा आई है एक्सपेक्टेड से। अभी मैं इसका रीजन नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब आप एक बार थोड़ा सा अच्छे लेवल में पहुंच जाओगे और इनऑर्गेनिक में, देन मैं इस पे दोबारा आऊंगी। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ याद रखो अनपेड इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए कितने हैं और कितना उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, वो आपको पता होना चाहिए। इसको कई बार एग्जामिनर लिखता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो। ठीक है, स्पिन ओनली, स्पिन ओनली का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपको पता है अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूमता है ना। Yes, तो ma'am. हाँ, तो यहाँ पे चलो मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ। तो बेसिकली दो तरह के मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, स्पिन ओनली और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो ये वैल्यूज आ रही है ना, ज्यादा वैल्यूज आ रही है, वो स्पिन ओनली प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आ रही है। ठीक है, लेकिन जो ये वैल्यूज है वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो पेपर में यही पूछा जाता है, आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मैग्नीज 2+। स्पिन ओनली का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, मेरी बैटरी भी जा रही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, ये नीट 2020 में पूछा गया था। मैं फिर बोल रही हूँ, वो आपको उतना ज्यादा नहीं करना, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही करना। ये वाला क्वेश्चन करो। मुस्कान आप बताइए, मुस्कान कुमारी। Ma'am, option B. ऑप्शन बी क्लियर है सबका, यही आ रहा है। ये तो D0 है, इसमें एक अनपेड है, इसमें टाइटेनियम +2 में D2 होता है, मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वेनेडियम +2 में कितने हैं मेरे बेटा, 3 अनपेड। तो जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही क्या होगा, आपका मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगा। हो जाएगा सबसे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन ऑफ। देखो इसमें ना मैं जनरली क्या करती हूँ ना, मैं हमेशा से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही पढ़ाती हूँ पहले बच्चों को, बट इस बार मुझे TNF लोग पढ़ाना पड़ा। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप सीखोगे और जो मैं अभी बता भी नहीं रही, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो ऑब्वियस सी बात है वो सर के ऊपर से जाएगा, तो आप लोग कहोगे कि क्या ही हो रहा है। इसलिए जो चीजें इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बता रही हूँ, बाकी जो भी मुझे और आगे एक्सटेंड मतलब पढ़ाना होगा वो मैं कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है कलर्ड आयंस, मतलब जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं। आप देख पा रहे हो जिंक 2+ कलरलेस है, क्रोमियम 3+ का कलर है, ये देखो पेल पिंक है, दिख रहा होगा आपको व्हाइट की तरह दूर से देख रहे हो तो, लेकिन ये बहुत फेड पिंक है, मतलब बिल्कुल हल्का वाला पिंक है। देखो ये सारे कलर्ड कंपाउंड्स हैं, तो मतलब ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड भी होते हैं, कलरलेस भी होते हैं। तो इनका कलर किस पे डिपेंड करता है वो आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए ट्रांजिशन मेटल्स आर colored due to presence of unpaired electron। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा मेरा बेटा तो वो कलर शो करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा मैं कोऑर्डिनेशन में लेके जा रही हूँ आपको, बट अगर नहीं समझ में आएगा तो वो ऑब्वियस बात है, वो तो मैं बाद में बताऊंगी। तो
जब आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे ना, सॉरी कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे, तो आप देखोगे आपकी डी ऑर्बिटल स्प्लिट होती है T2G में और EG में। जैसे अगर मैं टाइटेनियम 3+ का बनाऊं तो टाइटेनियम 3+ में D1 होता है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करते हैं, जब आप इस पे रेडिएशन फॉल कराते हो तो ये एक पर्टिकुलर रेडिएशन की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और आपको पता है कोई भी हायर एनर्जी स्टेट में स्टेबल नहीं होता, वो वापस आता है ना। हम कहीं भी बाहर चले जाएं, कंफर्टेबल कहाँ है, हम अपने घर पे ही है ना, चाहे हम कितना घूम ले बाहर। तो जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है विजिबल रीजन में, जिसकी वजह से कलर दिखाई देता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो एक्साइट कैसे करेगा, क्योंकि अगर मान लो पेयरिंग है तो वो एक्साइट नहीं करेगा। ठीक है मेरे बेटा, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी वो क्या करेगा, कलर शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने के बावजूद भी वो क्या दिखाता है, कलर दिखाता है। ठीक है, वो मैं कहाँ बताऊंगी आपको, कोऑर्डिनेशन में। जैसे मेरा बेटा स्कैंडियम +3 है, स्कैंडियम +3 तुम मुझे बताओ कलर होगा या कलरलेस हो जाएगा? बताओ। मैम कलरलेस। कलरलेस होता है क्योंकि D0 है इसमें, है ना। टाइटेनियम 4+ भी क्या हो जाएगा, D0 कलरलेस हो जाएगा, नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कॉपर +1 भी क्या है, D10 है, फुल्ली फिल्ड है, तो ये भी क्या है, कलरलेस है, अनपेयर्ड नहीं है ना इसमें। टाइटेनियम 2+ में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड होगा। ऐसे जिंक +2 में D10 होता है, वो कलरलेस होता है। कैडमियम +2 कलरलेस है, मरकरी भी +2 में कलरलेस है। तो इतना अभी आपको ध्यान रखना है DNF ब्लॉक वाले चैप्टर कि कलर कैसे पता लगाओगे कि कौन कलर है कौन कलरलेस है, कैसे पता लगाओगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर्ड होगा, और अगर नहीं है तो वो क्या होगा मेरा बेटा, कलरलेस होगा। क्लियर है इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं DNF ब्लॉक वाले चैप्टर में, तो वो सबसे ज्यादा होते हैं, एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए बोलता है एग्जामिनर, और एक कलर वाले से आता है। ठीक है, अब वो कलर वाला और मैग्नेटिक मूवमेंट उसकी मर्जी है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी हम दोबारा पढ़ेंगे कलर वाला पार्ट और मैग्नेटिक मूवमेंट वाला पार्ट, ये बिल्कुल यूं का यूं वापिस वहां पे आएगा। बट फर्क इतना होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं लिगेंड के साथ, यहाँ पे हम लिगेंड की बात नहीं करते हैं। अगर किसी ने स्कूल में पढ़ा होगा तो हो सकता है उनको पता चल रहा हो मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये चीजें दोबारा आएंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, इवन वहां पे ज्यादा डिटेल में आएंगी। बट यस, DNF ब्लॉक के क्वेश्चन बेशक तुम किसी भी बुक से करो, मॉड्यूल से करो, वो इतना ही पूछते हैं DNF ब्लॉक वाले चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है मेरा बेटा, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है, जो आपके ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कैटलिस्ट का रोल भी प्ले करते हैं। अब आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है, ठीक है, लेकिन क्या करता है, पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है, अपना काम करता है और वापस निकल जाता है। ठीक है, मतलब उसका मेन काम क्या होता है, रेट को फास्ट करने का। वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। यही काम करता है कैटलिस्ट। ठीक है, अपना काम करता है रिएक्शन में और निकल जाता है, ये नहीं कि रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड्स बना दे रहा है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली होता क्या है, क्यों, व्हाई दे बिहेव एज कैटलिस्ट, क्योंकि बेटा जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। तो जब भी आप क्या करते हो, आपका मान लो कैटालिटिक सरफेस है, इस पे कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आकर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो दिखाते हैं ना, तो जो मॉलिक्यूल्स आते हैं एब्जॉर्ब करते हैं सरफेस पे, उनके बीच में क्या बन जाता है, एक क्या बोलते हैं, बॉन्ड सा बन जाता है। वो बॉन्ड परमानेंट नहीं होता है। क्या बोल रही हूँ मैं, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसीज या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, वो दिखाते हैं।
तो ये क्या करते हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ जब वो कैटालिटिक सरफेस पे एड्सॉर्ब करते हैं तो वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं। इंटरमीडिएट कंपाउंड्स मतलब आपको पता है इंटरमीडिएट स्टेबल तो होता ही नहीं है, वो आगे जाके ऑब्वियस ही बात है प्रोडक्ट में चेंज होने वाला है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट बनाकर एक नया पाथ प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, नया पाथ का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं और रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट कर देते हैं। Fast. तो ये काम है इसका। उसके बाद वो कहता है कि ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन के लिए। ऑब्वियस ही बात है, कैटालिटिक सरफेस है, उस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, एड्सॉर्ब कर रहे हैं जहाँ पे रिएक्शन हो रही है। तो मतलब ट्रांजिशन मेटल्स जो कि कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक सुटेबल सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट वहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आए, एड्सॉर्ब होए और रिएक्शन हो जाए, ठीक है। एक एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, इसको सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एक रिएक्शन है बेटा आयोडाइड और परसल्फेट की, याद है परसल्फेट मार्शलस एसिड, मैंने कुछ बताया था आपको पी ब्लॉक वाले चैप्टर में, याद है क्या किसी को? यस मैम। परऑक्सो लिंकेज होती है इसमें, ऐसा कुछ बताया था मैंने, Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर आप आयोडाइड की रिएक्शन, मैंने अभी क्या बोला बेटा, जो आपका आयोडाइड होता है इसका काउंटर आयन H+ होगा, हालांकि इन्होंने नहीं दिखाया, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दूसरों को रिड्यूस करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज। तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया और ये इसको रिड्यूस कर रहा है। तो अब इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या डालते हैं, इसमें कैटलिस्ट डालते हैं, और इसमें कैटलिस्ट का रोल कौन प्ले करता है, आयरन 3+। तो आयरन 3+ क्या करता है, I- नेगेटिव को I2 में चेंज करता है, खुद आयरन 2+ में हो जाता है चेंज। फिर आयरन 2+ इसके साथ रिएक्ट करके परसल्फेट के साथ खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसको रिड्यूस कर देता है। इधर आओ, ये गया रिएक्शन में और रिएक्शन अपना काम करके वापस आ गया, देख रहे हो, अपना काम किया इसने और वापस से बाहर आ गया। तो कैटलिस्ट यही तो करता है, ठीक है। एक टेम्परेरी कंपाउंड बनाता है आपस में और अपना काम करता है और वापस बाहर निकल जाता है। रिएक्शन में क्या लेना देना इसको नहीं है, सिर्फ ये रेट फास्ट करता है। अगर आपका रिएक्शन स्लो है उसको फास्ट करने का काम ये करता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको क्या करनी है बेटा, याद करनी है। हो जाएगा? Yes. Yes, ma'am. उसके बाद है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, बहुत ज्यादा थ्योरी है ना, हो मैं भी बड़ी बोल रही हूँ, ठीक है। बट ये है, इसके एडवांटेज क्या है कि यहाँ से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, क्वेश्चन कैसे आए हैं इस चैप्टर से। ओके, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं मेरा बेटा, हो सकता है सुनाओ। जो आपके लैटिस होते हैं, आपको पता है लैटिस में छोटे छोटे स्पेस होते हैं, बीच बीच में स्पेस होते हैं, तो उन स्पेस में क्या होता है, छोटे छोटे एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जाके ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। और ट्रैप होने के बाद क्या होता है, जो वो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का मतलब ही यही होता है कि छोटी छोटी जगह में आपके छोटे छोटे एटम्स जाके क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए। और ये नॉन स्टोशियोमेट्री होते हैं। नॉन स्टोशियोमेट्री क्या होते हैं, देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि देखो वेनेडियम H.56, आप देख रहे हो ये क्या है, मैम H.56, आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि VHO, मतलब एक वेनेडियम और एक हाइड्रोजन है, स्टोशियोमेट्रिक बिगड़ी हुई है इसकी, 1:0.56 है, देख पा रहे हो सारे बच्चे। तो नॉन स्टोशियोमेट्री इनको बोलते हैं, हालांकि ये आप सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ते हो जो आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो पहले तो आपको ये याद रखना है, जो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इनका मेटेलिक कंडक्टिविटी रिटेन रहता है। मतलब जो मेटेलिक कंडक्टिविटी पहले थी, मेटेलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस और नो, वो रिटेन रहती है। और ये केमिकली इनर्ट होते हैं। इनर्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा क्या नहीं करते, ये रिएक्ट नहीं करते। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, वेरी हार्ड, मेटेलिक कंडक्टिविटी अपनी रिटेन रखते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाती है, और केमिकली क्या रहता है, ये इनर्ट रहता है। किसकी बात कर रही हूँ मेरा बेटा, ये मैं कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या ये बात याद रख लोगे क्या, 4 बातें याद रखनी है बस तुम्हें, ठीक है।
उसके बाद है एलोए। एलोए आप लोगों को पता है मेटल की मिक्सिंग करते हो इसमें, है ना। अब एलोए कैसे बनता है, ऐसा नहीं है बेटा अंट शंट किसी भी मेटल को मिला के तुम एलोए बना लोगे। उसके लिए एक कंडीशन है कि जिन एटम्स आप बना रहे हो, जो एलोए आप बना रहे हो, उनकी जो रेडियाई है वो ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। एनसीईआरटी ने एक डेटा दिया हुआ है 15% होनी चाहिए एक दूसरे के, मतलब आसपास होनी चाहिए, तभी वो एलोए बनाएंगे। अब कौन कौन से एलोए आप लोगों को पढ़ने हैं, एक एलोए तो आपको पढ़ना है फेरस एलोए। फेरस एलोए कौन से होते हैं, द मोर क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट नोन आर फेरस एलोए। फेरस मतलब आयरन से बात हो रही है, आयरन से। क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, मोलिबेडियम, मैग्नीज, ये बहुत अच्छे एलोए होते हैं। किसमें यूज करते हैं हम, जो ये स्टील और स्टेनलेस स्टील अपन यूज करते हैं, तो इसमें इनके एलोए जो है यूज किए जाते हैं। जैसे अपना ब्रास है, ब्रास उसमें कॉपर और जिंक होता है, ये अपन बचपन में भी 9th-10th में पढ़ते थे, इसमें भी आ गया। ब्रॉन्ज में कौन सा होता है मेटल, कॉपर और टिन होते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। इसके अलावा एक होता है, लिख लो, मैंने लिखा भी हुआ है, गन मेटल और बेल मेटल। गन मेटल और बेल मेटल ये नाम है, ये किससे मिलके बने हैं, कॉपर, ये किसके एलोय हैं, कॉपर, टिन और जिंक के। जैसे आपका ब्रास किससे मिलके बना है, कॉपर और जिंक से ना, वैसे आपका जो गन मेटल और बेल मेटल होते हैं, ये आपके किससे मिलके बना है, कॉपर, जिंक और टिन से। ठीक है जी, एक बार इसको फटाफट से रिवाइज कर लो, फिर मैं क्वेश्चन करवाती हूँ बेटा। बेल मेटल समझ गए ना, जो तुम मंदिर में, टेम्पल में जाते हो, बेल बजाते हो। Yes, ma'am. चले, यस मैम। ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है सबको। अगर सिमिलर रेडियाई होगी ट्रांजिशन एलिमेंट की, तभी रिप्लेसमेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। देख रहे हो, Yes, ma'am. ठीक है बेटा। मैंने लिखा है कॉपर, जिंक और टिन बेटा, CuZn और Sn। मैं इसको एक बार ठीक से लिख देती हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है मेरा बेटा। अब देखो करने हैं हमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ये है, वो कह रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि जहां जहां डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आएगी वहां वहां पे वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो कह रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, कोई एक एग्जांपल दे दो। तो एनसीईआरटी ने ये एग्जांपल क्यों दिया है, क्योंकि एनटीए जो भी तुम्हारा पेपर कंडक्ट करेगी वो इसको लेगी एग्जांपल, हालांकि और भी बहुत एग्जांपल होते हैं। तो बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल नहीं होते। जैसे MnO4 2 नेगेटिव है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा नहीं स्टेबल होते हैं, इसलिए अपने आप को +7 में भी लेके जा सकते हैं और +4 में भी लेके जा सकते हैं। अब सेम स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया मेरा बेटा, आपका डिस्प्रपोर्शनेशन का। तो आपको ये रिएक्शन याद करनी है बस, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शन दोबारा भी होगी जब मैं तुम्हें कंपाउंड्स पढ़ाऊंगी ना, पर मैग्नेट और डाइक्रोमेट के, तो वहां पे दोबारा भी आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ एक ये पैराग्राफ रह गया भाई, ये पैराग्राफ मैं कैसे भूल गई। देखो इसमें वैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसमें आपको मुझे बस ये बताना है कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है बेटा मेटल की, ऑब्वियस सी बात है उसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। तो Mn2O7 क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड है और ये बहुत चिपचिपा सा ग्रीन ऑयली कंपाउंड होता है, ठीक है। उसके अलावा बेटा जो आपका ये है V2O3 वो कम बेसिक होता है V2O4 से, सॉरी क्या लिखा हुआ है, इन वेनेडियम देयर इज ए ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम द बेसिक V2O3 टू लेस बेसिक। क्या बोल रहा है ये, मैं इसको अलग से करके दिखाती हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपके पास V2O3 है, V2O4 है, V2O5, पहले तो अपने दिमाग में ये बिठाओ कि ये बात तुम्हें पता है ना, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर मैं वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालूं, ये +3 में है और ये किस में है,
+4 में है और ये +5 में है, तो ये बेसिक होगा, ठीक है, ये कम बेसिक होगा, और ये तो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। क्लियर है ये वाली बात? अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या होगा, जो एल्कली यानी कि बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो जब वेनेडियम ऑक्साइड एल्कली के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तो तुम्हें मिलता है VO4 3 नेगेटिव का ऑक्साइड। बेटा ये 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे इसलिए नहीं करा रही, इसी एक 4-5 लाइनों से क्वेश्चन बना हुआ है, कल दिखाऊंगी वो तुम्हें क्वेश्चन जब नेक्स्ट क्लास होगी ना, ठीक है। और ये क्या है मेरा बेटा, जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, PO4 प्लस देता है। देख पा रहे हो? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद ये क्या बोल रहा है, द वेल कैरेक्टराइज्ड CRO इज बेसिक, याद करना मैम, हाँ, और Cr2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ये याद कर भाई फटाफट से। Cr2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, और CRO क्या होता है, बेसिक होता है। मैं फिर बोल रही हूँ, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है वो बेसिक होगा, जिसकी ज्यादा है वो एसिडिक होगा, जो बीच में होगा वो क्या होगा, आपका एम्फोटेरिक होगा। ठीक है क्या? ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो। पहला क्वेश्चन, 5 मिनट और लूंगी बेटा बस तुम लोगों की क्लास। ये क्वेश्चन करो जल्दी से। हैंड रेस कीजिए जिसका होगा। क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है बेटा? ऑप्शन डी। डी आ रहा है मैम। ऑप्शन डी मैम। ठीक है, और हाँ एक चीज इसको ना ठीक कर लेना, यहाँ पे ये होगा, ठीक है, क्योंकि VO4 प्लस का मतलब समझ रहे हो आप, X-8, और ये कितना हो गया 1। वेनेडियम तो +9 में एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, ठीक है मेरा बेटा, तो इसको ठीक कर लेना, ये VO2 प्लस है। एनसीईआरटी में ये भी चीज जो है मिसप्रिंट की हुई है, ठीक है। यस। हाँ, ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्रोमियम क्या है, दोनों में ही +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है जी। चलो बाकी सारे ठीक है ऑप्शन। ये वाला कीजिए बेटा क्वेश्चन। वेरी गुड। क्या आ रहा है मेरे बच्चों आंसर? चेतना, बी ऑप्शन। ऑप्शन बी। ऑप्शन, क्योंकि क्रोमियम +2 में क्या होता है, D4 होता है, यानी कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबका यही आ रहा था, तो इसका किसके आसपास होगा, 4.8 के आसपास होगा, ठीक है। Yes. चलो उसके बाद ये क्वेश्चन करो मेरा बेटा,
7 क्वेश्चंस हैं अभी, अपने कितने हुए देख लो, 3rd क्वेश्चन है ये। दिशा वर्षा हो गया आप दोनों का? अब देखो आपको उसमें फॉर्मूले में पुट करना पड़ेगा बेटा वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 में। करें 1 by 1। कोबाल्ट 3 प्लस में मेरे को बताओ कितने अनपेयर्ड होंगे बेटा इलेक्ट्रॉन? सारे बच्चे बताओ कितने होंगे, बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो बोल दो। 5 6 कैसे होंगे, लगाऊं पिटाई कर दूं 6 वालों? कोबाल्ट 3 प्लस डी 6, हाँ 4 बेटा। 1 2 3 4 5 6 कितने बच्चे ये? 1 2 3 4 4 होंगे ना, बोलो। Yes, तो 4 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? 4 इंटू 4 प्लस 2 यानी कि 6 4 जा 24। तो ए का होगा 4th ऑप्शन, यानी कि बी और डी हटा दो। क्रोमियम प्लस 3 में बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 15। हाँ 3 होंगे तो 15 यानी कि बी का 5th आएगा। तो यही वाला ठीक होगा ऑप्शन। सी में कितने हैं? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। निकल में कितने? निकल प्लस 2 में 2 अनपेयर्ड है। निकालने आ रहे हैं ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या नहीं आ रहे हैं? बता दीजिए बेटा Fe3 प्लस में कितने हैं? D5 है ना Fe3 प्लस की कॉन्फिगरेशन, तो कितने अनपेयर्ड है? 5 है ना। निकल प्लस 2 में D8 है। D8 का मतलब क्या हुआ? ये भी पेयरिंग ये भी पेयरिंग, तो कितने बचेंगे? अनपेयर्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड का मतलब क्या होता है? पेयरिंग। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। यस मैम। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, आप लोग दोनों कर लेना, मेरे को एक साथ इसका आंसर बता देना फिर। क्या आएगा फर्स्ट वाले का, मुझे बताइए सारे बच्चे। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। निकल आएगा ना? ऑप्शन यस मैम। वेरी गुड मिस, वेरी गुड एवरीवन जिसने बताया। ये बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। मैम ऑप्शन डी। यस, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स केमिकली इनर्ट होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते। ठीक है। हाँ मैं एक चीज शायद पता नहीं वो बताई है मैंने, नहीं बताई, बता दी क्या? जो एक कलर आता है ना, क्योंकि देखो ट्रांजिशन हो रहा है ना डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल में, हालांकि मैं इसको कोऑर्डिनेशन में दोबारा बताऊंगी, तो यहाँ पे लिख लेना डी ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है। ठीक है, कहीं फिर तुम बाद में बुक में पढ़ो और तुम्हें क्लियर ना हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा, दोनों क्वेश्चन कर लो, बस खत्म है फिर लास्ट, बस तुम्हारे 2 मिनट और लूंगी। और तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे बेटा वो डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछ लिया करो। अब आपको पता ही है उसमें 3 टीचर्स ऐड हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई, मैं नहीं तो कोई टीचर आप लोगों को जरूर रिप्लाई कर देंगे, और नहीं तो आप लोग ऐसे बच्चे आपस में ही कर लेते हो। और थोड़ा तुम लोगों को अगर आंसर आता होता है ना तो प्लीज रिप्लाई कर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। बेटा तुम लोग क्या बोर हो गए क्या? आई नो बेटा, क्या करें, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट ये सोच के खुश हो जाओ, ये सोच के एनर्जेटिक हो जाओ कि हाँ मैम जो पढ़ रहे हैं उसी में से ही आएगा नीट में। आप लोगों को पता है ना एक एक नंबर पे रैंक हिलती है, और ये चैप्टर 12 नंबर का है।
सोचो 12 नंबर आप लोगों के लिए कितने वैल्यूएबल है ना मेरा बेटा। अभी तो मैंने हाई लेवल का क्वेश्चन लिए ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहले हम धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। पहले हम उसके नीट के PYQs करेंगे, फिर उसके बाद JEE के PYQs लगाएंगे। क्या आएगा बेटा फर्स्ट का आंसर प्रिंस? ऑप्शन सी। मैम सी ऑप्शन। और सेकंड का? सेकंड का कौन बताने वाला है? कोई भी बोल दो। अच्छा हुआ ही नहीं है क्या अभी? भाई तुम बड़े लेट लतीफ हो। बताओ ना कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ऑर्डर। देखते हैं कौन बताता है, चॉकलेट दूंगी उसको फिर मैं। वर्चुअली बताओ कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों है मिसबा? मिसबा एक्सप्लेन कर बेटा। मैम इसमें इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। मैग्नेटिक मूवमेंट है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। तो मैग्नीज का ज्यादा नहीं होना चाहिए क्रोमियम से? नो मैम। किसका ज्यादा होना चाहिए? सही बोल रही हो, बोलो ना। हाँ क्रोमियम। क्रोमियम का ज्यादा होना चाहिए। एनसीईआरटी में याद है सब बच्चों को? क्रोमियम ऊपर रहता है और मैग्नीज में डिप आता है, याद करो। तो क्रोमियम का ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीज से, तो इसमें सी वाला क्या है गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। क्लियर हो गया सारी चीजें? तो आज हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं क्लास में, ठीक है। और ये देखो जल्दी से मॉड्यूल निकाल लो अपना। अच्छा वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको मॉड्यूल का एक्सेस है, मैंने वहां पे रिसोर्स शीट में अपडेट किया हुआ है। जो आपकी रिसोर्स शीट है वहां पे अपडेट किया हुआ है मॉड्यूल मैंने। हैंड रेज करो किस किस को नहीं मिल रहा है। नहीं मतलब आई मीन जिस जिसको मिल गया है वो हैंड रेज कर लो, और जिसको नहीं मिला वो भी बता दो। नहीं मिला तो चेक करो जाके वहां पे। तो आपको सेक्शन C और D कंप्लीट करना है मेरा बेटा, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन 15 to 26 तक इसको कंप्लीट करना। पता चल गया होमवर्क? यस मैम। Yes,